Hello everyone, this is your political science class. Today we will study the third part of the alternative centers of power. तो लास्ट क्लास में हमने यूएस पावर को चैलेंज करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में स्टडी किया और आज हम एक और अल्टरनेटिव पावर के बारे में स्टडी करेंगे जो है चाइना। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि चाइना जो है कैसे इतनी तेज़ी से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और अपना डेवलपमेंट भी करता जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उदय, राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो शक्ति की बात करें तो चीन जो है वो तीसरे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है और प्रेजेंट टाइम में यूएस के बाद चीन ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यानी कि साम्यवादी क्रांति हुई थी और इसी क्रांति के बाद चीन ने न सिर्फ आर्थिक शक्ति के रूप में बल्कि महाशक्ति के रूप में अपने आप को सामने लाया है। तो 1949 में माओ त्से-तुंग जो थे वो कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्हीं के द्वारा जो थी चीन की इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। तो इस समय तक चाइना जो है वो स्वतंत्र हो चुका था पर वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो सबसे पहले चीन को अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करनी थी और इसके लिए चीन ने जो है सोवियत मॉडल को अपनाया। तो चीन ने जो है पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। और 1945 में हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध शुरू हो चुका था और पूरा ही विश्व जो था दो आइडियोलॉजी में बढ़ चुका था यानी कि कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। और यहाँ पर चाइना को हम लोग देखेंगे इसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपना करके सोवियत मॉडल को चुन लिया था। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे चीन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। तो चीन ने जो है सोवियत मॉडल के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार करने शुरू किए। चीन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यह भी कहा जा रहा है कि यह एक उभरती हुई शक्ति है जो कि 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल करके विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। तो किन कारणों से चीन की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? तो यहाँ पर हम लोग कई ऐसे फैक्टर देखेंगे जिसके द्वारा चीन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं बढ़ती अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग इकोनॉमी। सेकेंड, विशाल आबादी, ह्यूज पॉपुलेशन। थर्ड देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ देख रहे हैं विस्तृत भूभाग, लार्ज एरिया। फिफ्थ देख रहे हैं क्षेत्रीय अवस्थिति, रीजनल लोकेशन। एंड सिक्स देख रहे हैं राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि इनकी शक्ति को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण इनके देश का डेवलपमेंट तो हो रहा है और इनके पास जनसंख्या भी काफ़ी यूज़ है, तो इनकी भूमि भी काफ़ी बड़ी है और इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और किसी भी देश के अगर इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वहाँ के रिसोर्सेज के द्वारा क्या किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। और यहाँ की जो क्षेत्रीय अवस्था है वो विभिन्न प्रकार की है और इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी मजबूत है। और यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है यानी कि बहुदलीय प्रणाली है, वैसा चीन में भी है। और जो भी फैसले लेने होते हैं उन्हें सभी पार्टियों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है। तो इन्हीं सब कारणों के साथ हम देख सकते हैं कि चीन जो है दिन प्रतिदिन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। तो चीन ने जो सोवियत मॉडल अपनाया था उसके द्वारा उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिली थी, क्या क्या ऐसे काम किए थे चीन ने अपने देश में उस मजबूत अर्थव्यवस्था के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि अपने संसाधनों के द्वारा विकास। China depend its own resources for development। फिर सेकंड देख रहे हैं कृषि से पूंजी, एग्रीकल्चरल कैपिटल। थर्ड देख रहे हैं घरेलू स्तर पर ही वस्तुएं तैयार की, मेड गुड एट द डोमेस्टिक लेवल। फोर्थ देख रहे हैं नागरिकों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन्स। एंड फिफ्थ देख रहे हैं बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चीन के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया कि अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। और चीन ने जो है कृषि से पूंजी जो उनके पास आई उसको निकाल करके उसने उसको क्या कर दिया, सरकारी नियंत्रण में लगाया और उसके द्वारा बड़े बड़े उद्योग शुरू करने
शुरू किए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चीन के पास जो है विदेशी मुद्रा की भी कमी नहीं थी, फॉरेन करेंसी उसके पास था ही नहीं। तो चीन क्या करता था, बाहर से सामान भी नहीं मंगा सकता था, इसलिए उन सब इन जो भी वस्तुएं बना रही थी चीन, वो अपने घर में ही बना रहा था, कि चाइना में ही बन रहा था। और क्या हुआ कि वहाँ पर सभी नागरिकों को भी क्या मिल रहा था, रोज़गार मिल रहा था, क्योंकि वहाँ घरेलू स्तर पर ही क्या किया जा रहा है, वस्तुएं तैयार की जा रही थी। इसके द्वारा लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल रहा है, बेहतर शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी भी उनको मिल रहा है। तो इन सब कारणों के कारण हम लोग देखेंगे कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो 5 to 6% बढ़ रही थी। पर कहीं ना कहीं जो उनका यूज़ पॉपुलेशन था, बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, जो कि प्रति वर्ष और क्या हो रही थी, 2 से 3% बढ़ रही थी। और ये वही बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उनकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल रही थी, और बढ़ती आबादी के कारण उनके डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को बदलाव करने की सोची, उसमें सुधारना चाहा। इसलिए उन्होंने 1970 तक हम लोग देखेंगे केवल अपनी अर्थव्यवस्था को ही वो क्या बढ़ा रहे थे, और दूसरों के देशों के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं था। पर 1970 के बाद हम लोग देखेंगे कि चीन के नेताओं ने, जितने लीडर्स थे, उन्होंने कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए और अन्य देशों के साथ उन्होंने पॉलिटिकल रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। तो 1971 में देखेंगे चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, जबकि हमने देखा था कि उसने पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। तो पर अमेरिका यहाँ पर एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, पर 1971 में अमेरिका के साथ संबंध बना लिए, और 1972 में यूएस से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनाए। और जबकि हमने जाना कि वो पूंजीवादी देशों से अपने संबंध तोड़ चुका था। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे कि अपने संबंध सुधारने के बाद, पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध जोड़ने के बाद, चीन ने 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। किन किन क्षेत्रों में अपनाया है, आधुनिकीकरण किया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं साइंटिफिक एग्रीकल्चर, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं साइंस के क्षेत्र में, थर्ड देख रहे हैं मिलिट्री में, और फोर्थ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर 1973 में चीन के जो प्रेसिडेंट उस समय थे, जाओ एनलाई, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव करने की सोची, और इन्हीं चारों एरियाज़ में क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के द्वारा सुधार किया और आधुनिकीकरण को अपनाया। तभी चाइना का जो है डेवलपमेंट भी हो पाया। और इनकी ये जो फैसले लिए गए थे, ये जाओ एनलाई के शासनकाल में लिए गए थे, और ये इनके शासनकाल में लिया गया बहुत बड़ा फैसला था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1978 में डेंग शाओपिंग जो थे वो वहाँ के लीडर थे, और उन्होंने खुले द्वार की नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत की। और इस ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत करने का उद्देश्य था कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। और क्योंकि दूसरे देशों के लिए क्या कर दिया इन्होंने, डोर ओपन कर दिया, द्वार खोल दिया, और दूसरे देश क्या करने लगे, यहाँ चाइना आने लगे और यहाँ पर अपनी पूंजी लगाई, और बाहरी टेक्नोलॉजी भी उनके यहाँ आई। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर इनके द्वारा अधिक से अधिक जो है वो उत्पादन होने लगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 1982 में चाइना ने जो है वो कृषि का निजीकरण किया। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, और कृषि के निजीकरण के चलते प्रोडक्शन में तथा ग्रामीण आय में देखेंगे वृद्धि हुई, और उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था जो है प्राइवेटाइजेशन करने के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि चीन की जो ओपन डोर पॉलिसी के कारण यहाँ पर फॉरेन कंट्री ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और इनकी अर्थव्यवस्था में भी इसके द्वारा काफ़ी बदलाव आया। और फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टमेंट के कारण इनके पास जो है फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, और यही फॉरेन करेंसी को इन्होंने क्या किया, दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया। जहाँ उनके पास देख रहे हैं कि 1970 के पहले उनके पास कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं थी, पर 1978 के बाद जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत की, उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ गई, और दूसरे देशों में इन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2001 में जो चीन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, शामिल हो गया, और इस संगठन में शामिल होने के साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूती मिली, और वो और भी तेज़ी से क्या होने लगा, आर्थिक जगत में डेवलपमेंट करता चला गया। और फिर हम लोग देखेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुए हैं,
काफ़ी तेज़ी से आगे तो बढ़ा है, पर लेकिन इस सब का सभी लोगों को इसका फ़ायदा भी नहीं मिल पाया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो है बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। और क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर बेरोज़गारी होना आम बात है, और वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है उसमें भी कोई सुधार नहीं आया है। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है वहाँ के एनवायरनमेंट को भी क्या होता है, नुकसान होता है। और ऐसा चीन के साथ भी हुआ है, वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और अमीरी गरीबी के भी जो फासला है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर भी हम लोग देखेंगे कि इन सब के बाद भी ग्लोबल लेवल पर चीन जो है वो एक आर्थिक शक्ति बन कर के क्या हो रहा है, उभर रहा है। अब हम लोग चीन और भारत का रिलेशन देखेंगे कि भारत और चीन का रिलेशन कैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया और चीन जो है एशिया महादेश की दो शक्तियाँ थी, और चीन जो है भारत के अपने क्षेत्रों, और कभी भी इन दोनों के बीच किसी भी मामलों में ये इनके बीच तनाव नहीं था, कभी ये लोग एक दूसरे से नहीं टकराए थे, क्योंकि इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था। केवल संबंध था तो केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में था, और दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं पाए थे, क्योंकि कई वर्षों तक जो था हमारा देश भी गुलाम था और चाइना भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। और पर जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1954 में जब चीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जाओ एन लाई, उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। और उसी समय जब ये जाओ एन लाई भारत आए थे, तब दोनों देशों में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा था। और इसी 1954 में ही दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता भी हुआ था, और इस पंचशील समझौते में 5 प्रिंसिपल्स रखे गए थे दोनों देशों के संबंधों को अच्छे बनाने के लिए, कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे के साथ हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मामलों पे हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसे 5 सिद्धांत रखे गए थे दोनों के संबंधों को सुधारने के लिए। पर इसके बावजूद हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद के कारण दोनों की जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई, और इनके संबंध खराब होते चले गए। जो भारत और चीन को जो मिलाने वाली रेखा है, जो कि मैकमोहन लाइन है, और चीन जो है उस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, और वो भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है, जिसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव या तनाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। और चीन जो है भारत के हिस्से पे दावा करता है, जिसके कारण ही हम लोग देखेंगे कि 1962 में दोनों के बीच वॉर भी हुआ था, और इस युद्ध में चीन जो है वो जीत भी गया था, और इसके कारण जो है दोनों के बीच कई वर्षों तक संबंध समाप्त हो गए और तनाव उत्पन्न हो चुका था। फिर 1980 के बाद हम लोग देखेंगे जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो दोनों के संबंध सुधारने के प्रयास किए, और दोनों के बीच जो है सीमा विवाद दूर करने के लिए बातचीत भी हुई। पर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, और इसके बाद जब इनके सन राजीव गांधी जब 1988 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तब इन्होंने 1988 में इन्होंने चीन की यात्रा की, और चीन के यात्रा के बाद इन्होंने संबंध सुधारने के प्रयास किए, जिसमें इन्होंने कल्चरल एक्सचेंज यानी कि संस्कृति का हम लोग क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या हुआ, बातचीत हुआ। और फिर व्यापार के लिए भी क्या किया इन्होंने, एक दूसरे के साथ समझौते किए कि दोनों के देशों के बीच व्यापार होगा, और इसके साथ व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भारत और चीन के संबंध में कभी भी हम लोग अच्छे संबंध की स्थिरता नहीं देख सकते हैं। कभी भी इनके बीच क्या होता है, मनमुटाव शुरू हो जाता है, और इनके बीच जो सीमा विवाद है यानी कि बाउंड्री डिस्प्यूट है वो आज भी बना हुआ है। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने अपने जितने भी पड़ोसी देश थे उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाने की भी कोशिश की, और 2014 में चीन के जब जो प्रेसिडेंट थे वो भारत आए, तो लगा कि इससे हम दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें सुधार आएगा। लेकिन 2017 में देखेंगे कि फिर से डोकलाम
कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गया। तो ये डोकलाम कंट्रोवर्सी क्या है कि ये जो डोकलाम है ये भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाले पॉइंट को डोकलाम कहा जाता है। और डोकलाम का जो कुछ हिस्सा है सिक्किम में भारत की बाउंड्री से सटी हुई है, और जहाँ चीन जो है वो सड़क बनाना चाहता है, और भारतीय जो मिलिट्री है वो इस रोड को बनाने का क्या करती है, विरोध करती है। और डोकलाम पर भारत चीन के विवाद के कारण तनाव की स्थिति हम लोगों को आज भी देखने को मिल सकती है। पर इन सब के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि कई जो प्रॉब्लम है, कई विवाद हैं, फिर भी दोनों के बीच आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में संबंध अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये तीन शक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा, तीन अल्टरनेटिव सेंटर्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी किया कि कितनी तेज़ी से ये जो तीनों अल्टरनेटिव सेंटर हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन, आसियान और यहाँ पर हम लोग चाइना के बारे में देखा कि ये बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और जो कि अमेरिका की शक्ति को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर टाइम में। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, जो कि यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।